अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा 4 का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जब मैं पढ़ता था। ये कहानी है हमारे गांधी जी की। दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बच्चों बताओ, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? गांधी जी के। उन्हें ही साबरमती संत कहा जाता है। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे, मतलब न्याय पे विश्वास करने वाले। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, मतलब होशियार थे वो पढ़ाई में, लेकिन उन्हें इस बात पे घमंड नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, ये मेरे लिए असहनीय था। मतलब अगर कोई टीचर उन्हें डांट देता या कुछ करता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। मतलब उन्हें ये इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें उनकी पिटाई हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि वो किसी सज़ा के हकदार बने। मतलब वो हमेशा ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि उन्हें कोई सज़ा दी जाए। ये बात पहले या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्याध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मतलब व्यायाम करना आप जानते हो ना, एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, और क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलना, तो उसको क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था 7वीं कक्षा से ऊपर के जितने भी 7th क्लास के ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। मेरा मन इनमें ना लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले भी मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी ये अरुचि एक गलती थी। मतलब अब मुझे क्या लगा कि ये मैं जो इस पे ध्यान नहीं दे रहा ना, व्यायाम पर और खेलने पे, ये क्या है, मेरी गलती है एक। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। मतलब आकाश में सूरज को देख करके भी टाइम का पता लगाया जा सकता है। पहले के लोग तो बिल्कुल पता लगा लेते थे, लेकिन आजकल के नहीं लगा पाते ज़्यादा। बट उनको इतनी नॉलेज थी कि वो सूरज को देख करके भी टाइम का पता लगा सकते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, आसमान में बादल थे, इसलिए उन्हें टाइम का पता नहीं लग रहा था। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे ना आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ? गांधी जी ने क्या कहा कि मैंने जो सच्चाई बता दी, लेकिन लोगों ने उस बात को माना नहीं और मेरी पिटाई हो गई। लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बात को कैसे साबित करूँ। कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। मतलब हमेशा होशियार रहना चाहिए और जो भी बात है आराम से कह देनी चाहिए। कसरत में ना जाने मुझे नुकसान नहीं हुआ। कसरत में ना जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल ही गई। मतलब जो एक्सरसाइज करने जाना था तो उससे उन्हें वैसे ही आराम मिल गया। कैसे? क्योंकि उनके पिताजी ने हेडमास्टर साहब को एक लेटर लिखा। उसमें कहा कि बच्चे को छुट्टी के बाद घर भी जाते हैं, क्योंकि मैं उसे अपने कुछ काम में लेना चाहता हूँ, मतलब उससे अपना काम कराना चाहता हूँ। तो ऐसे हेडमास्टर साहब ने उन्हें घर जाने के लिए अलाउ कर दिया।
किसे? गांधी जी को। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया, यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। मतलब उन्होंने ये पढ़ा कि एक्सरसाइज वगैरह करने से शरीर क्या होता है, अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो उन्होंने कौन सी आदत डाल दी अपनी? सैर करने की। रोज़ाना सुबह कहाँ निकल जाते हैं वो? सैर पर। तो ऐसे उनका शरीर बहुत अच्छा खासा हो गया और उन्हें कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ी। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन ज़रूरी नहीं है। विलायत जाने तक ये विचार बना रहा। मतलब वो क्या सोचते थे कि पढ़ने में ना राइटिंग का अच्छा होना ज़रूरी नहीं होता। विलायत मतलब दूसरे देश जाने तक तो यही सोचते रहे कि राइटिंग कोई ज़रूरी नहीं होती है पढ़ने के लिए। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। क्या हुआ फिर? जब वो बाहर गए तो उन लोगों ने, वहाँ के लोगों जो वकील वगैरह थे, उन लोगों के अक्षर मतलब उनकी लिखावट देखी तो वो देख करके उन्हें शर्म आ गई। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छा नहीं लिखते थे, लेकिन वहाँ के लोग इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी राइटिंग में लिखते थे कि उन्हें लगा कि ये मुझे भी सीखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपना लेख अच्छा रखना चाहिए, अपनी राइटिंग अच्छी रखनी चाहिए। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। क्या हुआ फिर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपना जो राइटिंग है उसको सुधारना चाहिए। लेकिन बेटा, एक उम्र तक ही हम अपनी राइटिंग सुधार सकते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी राइटिंग वैसी ही रह जाती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर वो बहुत मुश्किल होता है हमारी राइटिंग उसे सुधार पाना, क्योंकि यही हमारी सही उम्र है कि हम अपनी राइटिंग को सुधार लें। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है, मतलब ज़रूरी हिस्सा है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला सब पहले सिखानी चाहिए। चित्रकला जानते हो ना, ड्राइंग। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इसलिए हमें अपनी राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? हमें ड्राइंग करना भी सीखना ज़रूरी होता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, जिस भी इंसान की राइटिंग अच्छी होगी उसे ड्राइंग करना ज़रूर आता होगा। इस समय के विद्याध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय है। छठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। मतलब उनकी क्लास थी छठी कक्षा, उसमें उनके संस्कृत के एक टीचर थे, उनका नाम क्या था? कृष्ण शंकर। वो कैसे थे? कड़े मिजाज के, मतलब थोड़े सख्त थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। मतलब वो जो सख्त थे ना टीचर, तो उन्हें क्या लगा कि ये तो डांटते रहते हैं बार बार, तो उन्होंने उनकी क्लास छोड़ करके, एक फारसी शिक्षक भी थे, एक फारसी के टीचर भी थे, उनकी क्लास में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डांटते नहीं थे, वो नरम मिजाज के थे। लेकिन ये बात उनके जो सर हैं कृष्ण शंकर, जो संस्कृत के जो सर थे, उनको बहुत बुरी लगी। उनको इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, तुम्हें यूँ हारना नहीं चाहिए। फिर तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। फिर उन्होंने उन्हें समझाया बिठा करके कि देखो, अगर मैं अभी सख्ती नहीं करूँगा ना, तुम्हें अच्छा पढ़ना लिखना नहीं आएगा, और मैं तुम्हें अच्छा पढ़ना सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी क्लास में आकर के बैठो। बेटा, एक टीचर अगर सख्ती करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको गलत समझ रहा है या आपको प्यार नहीं करता। बेटा, वो आपको बहुत प्यार करता है, बट वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना अच्छा। मैं आज ही कृष्ण शंकर मास्टर का उपहार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस ना ले पाता। मतलब संस्कृत जो शास्त्र होते हैं उनको पढ़ नहीं पाता। अब तो मैं यही मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त, मतलब मातृभाषा मतलब जहाँ जहाँ की जो भाषा है उनके अलावा
हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए, मतलब लाइन से, और सब विषयों को अंग्रेज़ी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो। मतलब ये ना हो कि हर विषय को इंग्लिश के हिसाब से ही सिखाया जाए। तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा, मतलब मज़ा आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। ठीक है, ये लेसन आपका पूरा हो गया है। इसमें आपने कुछ बातें सीखी, क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो भी है हमें अपने मन लगा करके पढ़ना चाहिए, अपनी राइटिंग को अच्छे से सुधारना चाहिए। आप लोग की जो एक्सरसाइज है उनकी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। जब भी आपकी क्लासेस शुरू होती हैं मैं आपको आपकी सारी एक्सरसाइज पूरी करा दूंगी। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। मैं आपको इसके अंदर आपके शब्दार्थ करा रही हूँ अभी। ये रहा पार्ट 3 के शब्दार्थ जब मैं पढ़ता था। पहला है उदार, मतलब बड़े हृदय वाला। दूसरा है आचरण, मतलब व्यवहार। तीसरा है मिजाज, मतलब स्वभाव। चौथा है रस, मतलब आनंद। पांचवा है सुलभ, मतलब जो आसानी से मिल सके। 6 है विद्यार्थी, मतलब छात्र। 7 है दंड, मतलब सज़ा। 8 है असहनीय, मतलब जो सहन ना हो। 9 है पात्र, मतलब योग्य। और 10 है सिद्ध, मतलब साबित। ठीक है, ये प्रश्न ये आपको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर करने हैं सफाई से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।